हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स मतलब निर्धारक, निर्धारण करने वाला। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित करती हैं। आप अब तक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये क्या है, ये एक संस्था है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सबसे पहले बाहर से देखते हैं तो उसमें कुछ लोग दिखते हैं हमें। अगर हम एक स्कूल या कॉलेज की बात करें तो उसमें टीचर्स होंगे, प्यून होंगे, प्रिंसिपल होंगे, मैनेजर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। ये क्या है, वहाँ के लोग हैं जो मिल के उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। ठीक। अब जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो हमें ढेर सारे लोग दिखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी स्कूल में देखें तो आपको सिर्फ टीचर ही टीचर दिखें। कुछ टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, लैब असिस्टेंट होंगे, चपरासी होंगे, घंटी बजाने के लिए एक प्यून तक की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड होती है। हर एक इंसान एक तरह का काम नहीं करता है, सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। फिर उस काम को करने के लिए कुछ मशीनरीज, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है। जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, एक मैनेजर होगा, एक सुपरवाइज़र होगा, कुछ लेबर होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, फिर एक मशीन होगी जिसका प्रयोग करके वो प्रोडक्ट्स को बनाते होंगे। वह मशीन उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करेगी। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ एक चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, वो बहुत अच्छी फैक्ट्री है, वहाँ पे आपके पास लेटेस्ट मशीन्स हैं, सब हैं, बट क्योंकि वह एक बहुत इंटीरियर में है, एक रेगिस्तान के बीच में वो फैक्ट्री खुली हुई है, तो आपको काम करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाएंगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि वहाँ जहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे कंपटीशन कैसा है, वहाँ पे सोशल प्रेशर कैसा है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आए दिन दंगा होता रहता है और कर्फ्यू लगता रहता है, तो आप चाहे जितनी अच्छी फैक्ट्री वहाँ खोल लीजिए, वो चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन नहीं करने देता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने बताया, पीपल दो टाइप से, एक तो एज एन इंडिविजुअल या एज अ ग्रुप, दोनों काम करते हैं। कुछ छोटे ग्रुप्स होते हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स होते हैं। बहुत सारे अनऑफिशियल्स ग्रुप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी एक टीम बनाई गई। एक टीम है जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है, एक टीम है जो कि हार्डवेयर का काम कर रही है। तो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप 10 लोगों की एक टीम बनाई गई जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसको कहा जाता है फॉर्मल ग्रुप या ऑफिशियल ग्रुप। और जब ब्रेक होता है या ऐसे होता है, मान लीजिए आपकी किसी दूसरे टीम के व्यक्ति से अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी दोस्ती है, तो ऐसे क्या होता है, वो हो जाता है अनऑफिशियल या अनफॉर्मल ग्रुप्स भी बनते हैं, जो आप जिसको आप अपने फ्रेंड सर्कल कहते हैं। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, एक किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत ही सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है जिनकी अलग अलग सेट ऑफ एक्सपर्टीज़ हो। जैसे अगर हम स्कूल की ही बात कर लें, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ म्यूज़िक के टीचर होते हैं, कुछ आर्ट के टीचर होते हैं, कुछ साइंस के टीचर होते हैं। अलग अलग मतलब हर टीचर की अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। साथ में फिर अकाउंट्स की एक टीम होती है, जो कि आपका अकाउंट्स देखते हैं, आपका फाइनेंसेस देखते हैं, जो कि आपका फ़ीस का लेन देन को देखते हैं। फिर उसके बाद प्यून्स की, गार्डनर्स की, स्वीपर्स की एक अपनी अलग वो होती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, बहुत बहुत डाइवर्स फील्ड से आए हुए लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इसलिए मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को समझ सके और उस हिसाब से एक्ट करे। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने बताया, यह कौन डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। अगर मान लीजिए ऑफिस में कोई गेस्ट आता है, तो मैनेजर उठ के पानी देने नहीं जाएगा, वो ऑब्वियसली एक प्यून से कहेगा कि सुनो, जाओ सर के लिए पानी ले आओ। ठीक। ये कौन डिसाइड करेगा कि मैनेजर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्यून के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकाउंटेंट्स के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो ये डिसाइड करता है स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से कितने लोगों के बीच में बटी हुई हैं। Different duties are to be performed by different people like managers, supervisors, clerks, peons and workers। ठीक। और इसी चीज़ को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी कहा गया है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और इनके बीच में कैसा संबंध रहेगा। तीसरी चीज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी
जैसा आप जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और उसी मशीन्स और टेक्नोलॉजीज के वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। ठीक, द टेक्नोलॉजी यूज्ड हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन वर्किंग रिलेशनशिप। किसी भी हम किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं वो बताएगा कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग रिलेशनशिप कैसे होंगे। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत ही मॉडर्न मशीनरी यूज़ होती है शूज़ को मैन्युफैक्चर करने, शूज़ मतलब जूतों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब वहाँ पे क्योंकि बहुत ही मॉडर्न मशीनरी यूज़ है तो उसको यूज़ करने के लिए जो लोग होंगे वो भी काफ़ी पढ़े लिखे और मॉडर्न होंगे। इसके साथ साथ काम भी बहुत एफिशिएंटली होगा, थकावट कम रहेगी, तो एम्प्लॉयज़ के आपस में बातचीत बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति मुझसे मिला, तो वो हमेशा बहुत तेज़ आवाज़ में बात करता था, बहुत चीख चीख के बात करता था। भले वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा था, उसकी आदत थी कि वो हमेशा बहुत ही लाउड आवाज़ में बात करता था। तो उससे मैंने पूछा कि आप इतना लाउड क्यों बात करते हैं? तो उसने कहा, सर मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ मशीनें बहुत पुराने ज़माने की थी और बहुत ज़्यादा शोर करती थी, तो हम वर्कर्स को आपस में बात करने के लिए बहुत तेज़ बोलना पड़ता था, जिसके कारण अब ऐसा हो गया कि अब मैं परमानेंट ही तेज़ बोलने लगा हूँ, अब ये मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी ही डिपेंड करेगी कि वहाँ पे आपस में एम्प्लॉयज़ का कैसा रिलेशनशिप रहेगा। द ग्रेट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट इट अलाउज पीपल टू डू मोर एंड बेटर वर्क। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जितनी अच्छी मशीन होगी, उतना ज़्यादा आपको काम करने में मदद करेगी। बहुत ईजी है, अगर आपके पास एक छोटी बाइक है तो आप 20 किलोमीटर जा पाएंगे, आपके पास एक बुलेट है तो आप 50, 60, 70, 100 किलोमीटर चले जाएंगे, आपके पास एक बढ़िया लग्जरी कार है तो आप 500, 600 किलोमीटर आराम से चले जाएंगे। ये तो जितनी अच्छी मशीनरी होगी उतना ज़्यादा आपको वर्क करने में मदद करेगी। इट हैज़ कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट। मशीनरी थोड़ी सी महंगी होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज महंगी होती है, पर उसके साथ साथ उसके लाभ भी बहुत सारे होते हैं। फोर्थ थिंग, एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसा ग्रो करेगा वो वहाँ के इन्वायरमेंट पे मैटर करता है, वहाँ के एक्सटर्नल फैक्टर्स पे मैटर करता है, बहुत तरीके से निर्भर होता है। The influence of the attitude of the people affects the working condition and provides a comparison for resources and power। बहुत सीधी बात है, अगर आपके जो अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, वह हेल्पफुल नेचर के हैं या वो कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं। मान लीजिए 2 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने 2 एम्प्लॉय को 2 अलग अलग काम दे दिया कि ये 50 फाइल है, ये तुमको ख़त्म करनी है, ये 50 फाइल तुमको ख़त्म करनी है। अब मान लीजिए ये दोनों एम्प्लॉय बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, तो इस एम्प्लॉय की स्पीड तेज़ है, इसकी मतलब थोड़ी सी स्लो है, इसने जल्दी जल्दी 50 अपनी फाइल कंप्लीट कर ली। अब ये इसका काम ख़राब करना चाहता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव नेचर का है, तो इससे क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी गिर जाएगी। अगर ऑन द अदर हैंड वह व्यक्ति हेल्पफुल नेचर का है तो अपनी 50 फाइल खत्म करने के बाद इस व्यक्ति की मदद करेगा, जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इट मस्ट बी कंसिडर्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसको हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, हम ये सोच के नहीं चल सकते कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक मशीन एक दिन में 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर आप मैनेजर से पूछे तो कहेगी कि हाँ 7 दिन में 700 शर्ट हम मैन्युफैक्चर कर लेंगे। बट आइडियली क्या ये मतलब ठीक है, थ्योरेटिकली ये बात सत्य हो सकती है, पर प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। मान लीजिए किसी एक दिन कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, मशीन नहीं चल पाती है, या मान लीजिए किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश, आंधी तूफान आ जाती है, कोई आपका एम्प्लॉय आ ही नहीं पाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको पहले से कंसिडर करके ही कमिटमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आप डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझ गए कि कौन कौन सी चीज़ें आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कोई भी चीज़ कितने लेवल में होती है, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में 3 लेवल होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल लेवल, एक होता है ग्रुप लेवल और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक, इंडिविजुअल लेवल मतलब मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अकेला इकलौता कैसा हूँ। ठीक, ये क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना होता है। जैसे बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप कहें कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, तो उसका कोई एक कारण नहीं है, उसमें कई सारे कारण हैं कि कोई व्यक्ति अगर जैसा है वैसा क्यों है।
द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन एंड इट इज अफेक्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज पर्सनैलिटी, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका परसेप्शन मतलब देखने का नज़रिया कैसा है, उसकी लर्निंग मतलब वह कितना पढ़ा लिखा है, किस प्रकार से मोटिवेटेड है, वो कैसे सोशल और कल्चर मतलब कैसे समाज और कैसे संस्कारों के साथ आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके उस इंडिविजुअल का बिहेवियर डिटरमाइन करती है, उस इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में बताती है कि वह कैसा व्यक्ति होगा। जब हम बात करते हैं लर्निंग एंड मोटिवेशन की, देखिए बहुत मैटर करता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक बहुत दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत शार्प हैं, दोनों ने इंजीनियरिंग की। एक व्यक्ति देश प्रेम से मोटिवेट हुआ कि अरे मुझे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने देश के लिए बड़ा करना है। इसने मान लीजिए न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की थी और यह मिसाइल्स बनाता है और अपने देश को और एम्पावर करने के लिए मिसाइल्स बनाता है और इंडियन आर्मी या कंट्री की आर्मी को यह मिसाइल्स अपने आइडियाज़ देता है। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए यह दूसरा व्यक्ति किसी गलत रीज़न से मोटिवेटेड हो गया, वो कंट्री को डिस्ट्रक्ट करने के उससे आइडिया से मोटिवेट हो गया। दोनों की लर्निंग सेम है बट मोटिवेशन अलग अलग हो जाने से दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। एक इंसान देश का प्रेसिडेंट बन सकता है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरा इंसान पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन सकता है। दोनों की लर्निंग सेम है, मोटिवेशन अलग हो जाने से उनका बिहेवियर कितना अलग हो जाता है। ठीक, इस तरह से इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी कहते हैं। जो इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी कहते हैं। सेकेंड लेवल क्या है? ग्रुप लेवल। देखिए यह बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जब अकेला होता है तो वो एक अलग तरह से बर्ताव करता है, पर वो ग्रुप में एक अलग तरीके से बर्ताव करता है। दूसरी चीज, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बर्ताव करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जब अपने दोस्तों के ग्रुप में होते हैं तो आप खूब हंसी मजाक करेंगे, आपको खूब मजा आएगा, आप खूब बोलेंगे, लोगों का मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होता है ग्रुप में दोस्तों के साथ। वही जब आप अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, इन लोगों के साथ ग्रुप में होते हैं तो आपका बर्ताव बदल जाता है। अरे नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, अरे आप बिल्कुल शरीफ हो जाते हैं उस समय। तो आप वही हैं, आपकी मोटिवेशन और लर्निंग वही है, पर अलग अलग ग्रुप में आपका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। एक ग्रुप में आप बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, और एक ग्रुप में बिल्कुल अलग हो गए। ठीक, तो यही है सेकेंड लेवल। shows that people behave differently in groups than an individual, और दूसरा एक से दूसरे ग्रुप से अलग अलग ग्रुप में इंसान अलग अलग बिहेव करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? हाँ, कम्युनिकेशन पे, ग्रुप के लीडरशिप पे कि ग्रुप का लीडर कौन है, उनके कोहेसिवनेस पे, कोहेसिवनेस मतलब मिलने जुलने पे, उनके आपस में तालमेल से, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, जो ग्रुप का डायनेमिक है वो बहुत ही ज़्यादा, ग्रुप डायनेमिक मतलब आपस में ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत मदद करता है कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपस में मतभेद को रिड्यूस करने में। ठीक, इसको हम लोग मीजो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब ग्रुप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को मीजो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। इसको किससे जानते थे? माइक्रो, इसको मीजो, इंडिविजुअल, माइक्रो, ग्रुप, मीजो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैक्रो, MACRO, मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं किसको? ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का क्या मतलब है? बहुत सीधी सी बात है, आप चाहे जितने भी बदमाश स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपको आपके कॉलेज के, अपने स्कूल के, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहीं रिप्रेजेंट करने भेजा जाएगा तो फिर आप वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ बिहेव करते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। कंपोज ऑफ सेवरल इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स and a group individuals as a group operative within the structure of the formal, मतलब एक इंडिविजुअल इंटरडिपेंडेंट मतलब एक इंडिविजुअल दूसरा इंडिपेंडेंट एक दूसरे पे निर्भर हैं, डिपेंडेंट है
एक दूसरे से काम के लिए, और फिर वो कैसा बिहेव करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक, आप शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस शर्ट की क्वालिटी टेस्टिंग की, ठीक, कि आपको इस शर्ट की क्वालिटी टेस्ट करनी है। बहुत सारा आपका काम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कि वह कैसा बना रहे हैं, कितनी जल्दी बना रहे हैं, कितनी जल्दी आपको दे रहे हैं, ताकि आप इसकी क्वालिटी की टेस्टिंग कर सकें। वो जितना बेहतर बनाएंगे आपका टेस्टिंग का काम उतना आसान हो जाएगा, वो जितना खराब बनाएंगे आपकी टेस्टिंग का काम उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उस सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होगा। At times they may resist change while they may fight the change in certain situations. मैं ये वाला भूल गया। They participate in shaping the culture of the organization and also in organizational development. ये जो लोग होते हैं वो organization किस तरह का दिखेगा, वह कैसा organization होगा, उसको शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी कभी वह चेंज और बदलाव को रेजिस्ट करते हैं या चेंज करने के लिए वो लोग फोर्स करते हैं, बट स्लोली जो भी और वो होता है मैनेजर होता है, उनको धीरे धीरे उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में फोर्स करता है या मदद करता है। और जैसा हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप लेवल पे मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैक्रो ओबी, ठीक, समझ गए। माइक्रो ओबी, मीजो ओबी और मैक्रो ओबी, ये 3 लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। चलिए, थैंक यू।